नमस्कार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां फिर पत्थरबाजों के निशाने पर वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई। बहापुर टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। खिड़कियों के कांच टूटे हैं। यात्रियों को मामूली चोट भी आई है। ट्रेन का दरवाजा भी क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि बहापुर से टाटा आ रही वंदे भारत ट्रेन पर ताबड़तोड़ पथराव किया गया। लगातार ऐसी घटना से यात्री काफी डरे सहमे हुए हैं। घटना की जानकारी आरपीएफ को दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। देखिए, जहां पर इस कोच के शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रियों को भी मामूली चोट आई है, लेकिन सवाल यही कि बार बार ये कौन लोग जो इस तरीके से इन ट्रेनों को निशाना बनाते हैं, और ट्रेनों को निशाना बनाने के वक्त यात्री भी कई बार चोटिल हो जाते हैं। आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? किसने पत्थरबाजी की? इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। और कल ही बता दूं कि 24 घंटे के अंदर 2 मामले इस तरह के सामने आए, जहां कल साउथ बिहार एक्सप्रेस पर पथराव किया गया था, जिसमें एक बोगी में एक यात्री को चोट लगा था। उसके बाद ठीक दूसरे दिन आज भी इसी तरह की घटना बहापुर में जो टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही थी, उस पर ताबड़तोड़ अचानक से जंगलों के बीच से कोई पथराव करता है, और उसमें C2 और C3 जो बोगी है उसमें के शीशे टूट जाते हैं। हालांकि कुछ मामूली चोट भी आई है यात्रियों को, मगर कहीं ना कहीं जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही है, और आपको बता दें कि कोल्हान में इस तरह की ट्रेनें में जो गुजरने वाली घटनाएं हो रही है, 3 महीने में 8 से 9 घटनाएं हो गई है, जिसमें रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि घटनाओं से अब रेलवे इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर ये पूरे मामले की जानकारी जीआरपीएफ को दी गई है, आरपीएफ को, और आरपीएफ मामले की जांच कर रही है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरह असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा या खेल में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो एक तरह नुकसान हो रहा है, तो वही दूसरी तरफ यात्रियों को भी बड़ा नुकसान और डर का माहौल बना हुआ है। अब देखना यह है कि रेलवे विभाग इस तरह। बिल्कुल आशीष, तो ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, और कल भी एक तस्वीर सामने आई थी। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तो 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, जहां साउथ बिहार एक्सप्रेस पर पथराव किया गया, और ये कल की तस्वीर निकल करके सामने आई। तो लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। तो आशीष, कहीं ना कहीं कई सवाल भी हैं कि इनकी पहचान किस तरीके से की जाए। हालांकि कानून भी सख्त करने की बात कही गई, कानून है भी, और ऐसे असामाजिक तत्व लेकिन बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सही कहा कि जिस तरह से कानून भी इस पर कार्रवाई भी करी है, रेलवे विभाग भी कार्रवाई कर रहा है। कुछ मामलों में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। मगर आपको बता दूं कि ये असामाजिक तत्व की जो युवा है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। जहाँ भी फाटक होता है, फाटक के पास से जब ये ट्रेन गुजरती है, तो उसके बाद ये पथराव करते हैं, और रेलवे विभाग जो है वो लगातार उन लोगों से अपील भी कर रहा है, मगर अब खुल के उनको चुनौती भी दे रहा है कि अब इस तरह की घटनाओं पर अगर जो गिरफ्तार होते हैं तो उनको जेल का भी सामना करना पड़ेगा, और उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मगर जिस तरह से वंदे भारत हो या एक्सप्रेस ट्रेन हो, उस पर ये कहीं ना कहीं ये जो निशाना बनाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं यात्रियों में काफी डर का माहौल है। जिस तरह से 3 महीने की आंकड़ा बता दूं, तो 3 महीने में जमशेदपुर से कोल्हान से जितने भी गुजरने वाली ट्रेनें हैं, लगभग 8 से 9 घटनाएं इस तरह की सामने आई है। तो वो रेल विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मगर अब देखना ये है कि इस तरह की घटनाओं पर कब तक लगाम लग पाता है, और जो ये इस तरह के असामाजिक तत्व के लोग ये इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, आखिर उनका मकसद क्या है? क्या कि रेलवे विभाग को नुकसान पहुंचाना, या यात्रियों में डर का माहौल करना? ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। मगर अब देखना ये है कि इस तरह की घटनाओं पर कब तक लगाम लग पाता है, और यात्रियों का जो डर है वो कब तक खत्म होगा। जी चलिए, बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इससे जब तस्वीर सामने आती है तो सवाल भी कई खड़े होते हैं, और ऐसे में न्यूज़ 18 के सवाल हैं। और सवाल ये कि ट्रेन पर पथराव कौन कर रहा है, जिसकी पहचान होनी जरूरी है, और हर बार जरूरी है। सवाल ये भी है कि आरोपियों की पहचान और कार्रवाई कब तक होगी, और सवाल ये भी कि कड़े कदम उठाने में आखिर देरी क्यों होती है, जिससे मनोबल इनका बढ़ता जाता है। और हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां रिहायशी इलाके में हाथियों का आतंक जारी है। 10 हाथियों का झुंड हजारीबाग पहुंच चुका है। शंकरपुर आत्मा कार्यालय के पास हाथियों का झुंड दिखा है। हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में जुटी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। लोगों से वन विभाग ने भी अपील की है कि हाथियों के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो देखिए, ये हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है, और हाथियों के आतंक से लोग डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि 10 हाथियों का झुंड ये हजारीबाग पहुंचा है। शंकरपुर आत्मा कार्यालय के पास की तस्वीर है, जहां हाथियों का झुंड दिखा है, जो कैमरे में तस्वीर भी
कैद हुई है। लोगों में डर का माहौल है, लेकिन इसके साथ साथ वन विभाग भी सतर्क है और लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि हाथियों को आप छेड़े नहीं, लिहाजा अब हाथी गुस्से में आ सकते हैं और तबाही और मचा सकते हैं। तो ये तस्वीर आई है जहां पर देखिए कैसे तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तौर पर जंगली हाथियों का जो झुंड है ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता था, ग्रामीण क्षेत्र में जो है नुकसान पहुंचाता था, लेकिन अब जो हाथियों का झुंड है शहर के रिहायशी इलाके में भी पहुंचने लगा है। अभी हम शहर के हजारीबाग के उसी शहरी क्षेत्र के शंकरपुर में है, जहां पर 10 हाथियों का झुंड का जो है वो आतंक देखने को मिल रहा है। यानी हम कह ले कि बाउंड्री को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसी को लेकर जो है स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। हम लोग को तो सुबह में इसकी जानकारी मिली है, लगभग सुबह के 6 या 7 बजे के आसपास यहाँ पे हाथियों की झुंड आई है, जिसमें कि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो ICR रिसर्च सेंटर उधर से उन लोग देख रहे हैं, और हम लोग जो है यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे शंकरपुर आपका सिरसी का जो रोड है, बड़का गांव रोड, वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। 10 हाथी आया हुआ है, उसमें 2 बच्चा है और 8 बड़ा हाथी है। तो ये सामने कृषि फार्म है, इसमें 2 बाउंड्री लगा हुआ है, लेकिन सामने में पहले से ये क्वार्टर खाली हो चुका है और 2-3 घर यहाँ क्वार्टर बचा हुआ है, जिनसे उनका डर और भयभीत है। रात में कितने बजे आया था इसके बाद तो कोई पता नहीं, बस अचानक से जब पता चला कि यहाँ पे हाथी आ चुका है तो सबके अंदर डर का माहौल आ चुका है। ज़्यादा डर तो अभी क्वार्टर लोग को है ना। बगल में आपका शंकरपुर का एग्रीकल्चर फार्म है और यहाँ बगल में क्वार्टर है, और उसके जस्ट अपोजिट में ही बाउंड्री है जो राइस रिसर्च सेंटर का है, जहाँ पर लगभग 8 से 9 हाथी हैं, जिसमें 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। तो हम लोग सुबह से ही हम लोग को सूचना मिला कि यहाँ पे मतलब आए हुए हैं, तो फॉरेस्ट के गार्ड लोग हैं जो अपने लगे हुए हैं सुबह से ही। बता दें कि जो वन विभाग की जो टीम है वो लगातार इस हाथी पर जो है नजर बनाए रखी है कि कहीं हाथी जो है उस इलाके में ना चल जाए। देखने वाली बात होगी कि वन विभाग की पहल जो है किस तरीके से क्या कुछ कार्य करती है और इन हाथियों को भगाने के लिए जो है कब तक क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। अब बात करते हैं यूपी के इनामी बदमाश अनुज कनौजिया की, जिससे बीती रात जमशेदपुर में पुलिस और STF के संयुक्त ऑपरेशन में 2.5 लाख के इनामी बदमाश अनुज कनौजिया को मुठभेड़ में मार गिराया गया। अनुज कनौजिया मुख्तार गैंग का शार्प शूटर था। उस पर मऊ समेत कई जगहों पर 23 मामले दर्ज थे। वह लंबे समय से पुलिस के रडार पर था। मुठभेड़ के दौरान अनुज के एक साथी को पुलिस ने दबोच लिया, जबकि 3 भागने में सफल रहे। वहीं आरोपियों के पास से 17 कारतूस, 3 जिंदा बम और 2 रिवॉल्वर भी बरामद किए गए हैं। जो मुठभेड़ हुई है जिसमें कि यूपी STF और झारखंड पुलिस की ATS की टीम संयुक्त रूप से शामिल थी, जिसमें गिरफ्तारी के लिए टीम आई हुई थी और उसके द्वारा जब छापेमारी की गई तो अनुज कनौजिया नाम का जो कुख्यात अपराधकर्मी है उसके द्वारा फायरिंग की गई, और उस फायरिंग के जवाब में जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसे भी गोली लगी और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। और जो STF के DYSP हैं उनको भी बांह पे गोली लगी है, वो लापता, और अभी बाकी पूरे मामले का भी संधान जारी है। और जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां कोयला चोरी के खिलाफ छापेमारी हुई। सड़क किनारे रखा 18 टन कोयला जब्त किया गया है। झाड़ियों के पीछे छिपा करके कोयला रखा हुआ था। जामताड़ा थाना प्रभारी ने कार्रवाई की है, चेतावनी देते हुए कहा कि कोयला चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो कोयला चोरी के खिलाफ छापेमारी की तस्वीर सामने आई है। जामताड़ा की यह तस्वीर है, जहां सड़क किनारे रखा 18 टन कोयला जब्त किया गया है। अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां सरहुल पर्व को लेकर सरना स्थल बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। सरना स्थल के भवन और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग की गई है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। साहिबगंज के कलाकार श्याम विश्वकर्मा ने अपनी टीम के साथ इस पेंटिंग को तैयार किया है और बताया कलाकृति को साहिबगंज से लाई गई गंगा की मिट्टी से बनाया गया है। फिर इसके ऊपर फाइबर ग्लास की कोटिंग की गई है, जिससे ये पेंटिंग 50 साल तक चमकती रहेगी। कलाकार से बात किए संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। प्रकृति जब अपना श्रृंगार कर आईने में अपनी तस्वीर देखती है तो मौका सरहुल का होता है। रांची के सिरमटोली स्थित सरना स्थल पर जिस तरीके से जो भवन है उस पर जो कलाकृति की गई है वो वास्तव में सब लोग उसके मुरीद हुए जा रहे हैं, और ये कलाकृति अपने में आप में बेहद खास है। और जिस टीम ने, साहेबगंज की जिस टीम ने इस कलाकृति को बनाया है, हम सीधे उनसे जानेंगे कि इस कलाकृति में क्या कुछ खास है। ये आप लोगों ने ठीक जो है सरहुल से पहले एक बेहद खूबसूरत कलाकृति जो बनाई है, इसका मतलब क्या है?
मैं साहेबगंज झारखंड से हूँ और साहेबगंज जिला में ही गंगा है, केवल एक जिला में। तो वहाँ की मिट्टी से मैं बचपन से खेलता आया हूँ, आड़े तिरछे रेखा खेल के खिलौने बनाता था। पता नहीं कब वो आगे चल के प्रतिमा का रूप धारण करने लगा, खेल खेल में ही। उसके बाद मैंने इस पे पढ़ाई की पटना फाइन आर्ट से और मूर्तियाँ बनाने लगा, पेंटिंग करने लगा। और वो धीरे धीरे वो जब से जिला राज्य बना झारखंड राज्य, तो आदिवासी संस्कृति पे काम करने का मुझे मौका मिला। उनके वेश विजय, वहाँ रहन सहन, उनके आपने जो बनाई है, ये जो कलाकृति मैं देख रहा हूँ, चमक है, धूप जब इसे पड़ रही है तो बेहद चमक रही है। तो इस कलाकृति के मतलब क्या, किस चीज़ से बनाया गया है? ये टोटली फाइबर ग्लास से बना हुआ। पहले मैंने मिट्टी से उकेर के पूरा सारा ड्राइंग इसका तैयार किया और उसके बाद इसको पीओपी में ढाल के तो उसके बाद फाइबर ग्लास में कन्वर्ट किया। एक बात हम बता दें कि आप इस कलाकृति को गौर से देखिए तो जिस तरीके से जो आदिवासियों की अपनी जो पुरातन परंपरा रही है, उसमें हाथ में मांदर भी थाप है और किस तरीके से लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर गीत, संगीत, नृत्य, तमाम चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की गई है। और जाहिर है कि प्रकृति जब अपना श्रृंगार करती है तो जाहिर है कि उस समय जो सरहुल का जो मौका होता है, लोग आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। और उसको लेकर रांची में जो सरना स्थल है, उसी में एक तरीके से माहौल उत्सव का है। जाहिर है कि जब लोग सरना स्थल में पहुंचेंगे सरहुल के मौके पर, तो इस कलाकृति को देखकर झूम उठेंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सरहुल के मौके पर रांची में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सिरम टोली चौक के पास प्रशासन की टीम मुस्तैद है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय सिन्हा। रांची में सरहुल पर्व को लेकर प्रशासन बेहद ही चौकस नजर आ रहा है। और हम इस समय राजधानी रांची के सीरम टोली स्थित यहाँ पर सरना स्थल के पास में है। और सुबह से ही प्रशासन की पूरी टीम जो है, एसडीएम स्तर के अधिकारी से लेकर तमाम सीओ, डिप्टी एसपी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और सभी लोगों की कोशिश है, प्रशासन की कोशिश है, राज्य सरकार की कोशिश है कि सरहुल जो पर्व है वो बेहद अमन, चैन, खुशी, उत्साह के साथ गुजरे। क्योंकि सरहुल जो है 30, 31 मार्च, 1 अप्रैल तक मनाया जाना है। अलग अलग अखाड़ों के लोग यहाँ सरना स्थल पर पहुँचेंगे, लिहाजा जिम्मेदारी प्रशासन की काफ़ी बढ़ जाती है। और मुस्तैदी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे जवानों की तैनाती की गई है, प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं। और सभी लोगों की कोशिश है कि जन भावना के अनुसार उल्लास के साथ सरहुल का जो महापर्व है उसे अच्छी तरह मनाया जाए। आदिवासी समाज के नेताओं के साथ भी प्रशासन की बातचीत भी लगातार जारी है। क्योंकि जो भावनाएं थी सीरम टोली रैंप को लेकर, हम देख सकते हैं कि वो भावनाएं थी कि रैंप पर वो चीज़ें जो है, वहाँ पर जो सरना स्थल का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार को रैंप की दीवारों से क्लियर कर दिया जाए। और यहाँ पर जो सीधे जो है उसको फिलहाल हटाया भी जा रहा है, ताकि जो सरना के जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो सरना स्थल के अंदर जाना चाहते हैं, जो अखड़े के लोग हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लिहाजा सुबह से ही पर्व पर आदिवासी समाज की मुस्कुराहट शामिल हो, प्रशासन की मुस्तैदी दिखे, तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर कोशिशें जारी है। चूँकि देख लीजिए 3 पर्व एक ही साथ हैं। चूँकि सबसे पहले सरहुल मनाया जाना है, ईद भी उसी के साथ है, बाद में रामनवमी है। ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी नहीं बल्कि तिहरी चुनौती है। जाहिर है ये चुनौतियाँ ज़्यादा होती हैं तो प्रशासन भी मुस्तैद नजर आता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ की प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका के मंदिर में चैत्र नवरात्र पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी है। चैत्र नवरात्र को लेकर मंदिर की सजावट शुरू हो गई है। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मां का विशेष श्रृंगार पूजा हवन किया गया। छिन्नमस्तिका मंदिर में आज विशेष रूप से पूजा किए जाएंगे, विशेष रूप से मंदिर को सजाए जाएंगे। चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन में माता शैलपुत्री का पूजा करके सबको आशीर्वाद लेंगे। विशेष रूप से पूजा पाठ और यज्ञ हवन का भी व्यवस्था किया गया है। चंडी पाठ, सप्तशती पाठ होगा और हवन यज्ञ होगा। भंडारा किए जाएंगे, माँ का श्रृंगार का भी व्यवस्था किए हैं। माता शैलपुत्री का पूजा करके आप सभी को आशीर्वाद लीजिए। अब बात गिरिडीह की करेंगे, जहां हजारीबाग में मंगला जुलूस में हुई हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ईद और रामनवमी को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस हर स्थिति में तैयार है। पुलिस शहर के सभी चौक चौराहों में गश्ती अभियान चला रही है। गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां लाल बाजार के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और कंटेनर की जोरदार टक्कर हो गई।
कार के परखच्चे उड़ गए, अफरा तफरी रही। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत भी हो गई है। नीमिया घाट थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है तो लाल बाजार के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। कार और कंटेनर की जोरदार यहां पर टक्कर हो गई। तस्वीरें देखिए किस तरीके से गाड़ियों के परखच्चे उड़े हैं और नीमिया घाट थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है और इस हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई है। ये आए हुए थे अपना ससुराल वासेपुर करीमगंज, वैयाज साहब है, उनका साला साहब है, उन्हीं के यहाँ आए हुए थे और उन्हीं के गाड़ी लेकर के कोई काम से निकले थे जयनगर कोडरमा। और वहाँ से अपना कोई कारोबार कर पैसा वैसा का जो लेन देन था अपना कर करके वापस फिर वासेपुर जा रहे थे। लेकिन जाने क्रम में आपका निमिया घाट थाना के आगे ही में कोई टेलर था, लापरवाही से टेलर जो है चलाया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट इसका हुआ। बात रामगढ़ की करते हैं जहां समर कैंप में स्कूली बच्चों को किताबी ज्ञान से अलग परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। बच्चों को प्राचीन परंपरागत कला जो विलुप्त होते जा रही है इसके बारे में उन्हें पास से दिखाया और सिखाया जा रहा है। साथ ही बच्चों को घुड़सवारी और धनुष के भी गुर सिखाए जा रहे हैं। धनुष जैसे प्राचीन शास्त्र को चलाने के तरीके से अवगत कराया जा रहा है जिसका उद्देश्य बच्चों को परंपरागत स्किल को सिखाना है। बच्चे इन परंपरागत कला को सीखकर काफी खुश भी दिखाई दिए। स्कूल में समर कैंप के दौरान बच्चों को परंपरागत चीज़ें सिखाई जा रही है, जैसे घड़ा बनाना, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, खास करके कुम्हार कैसे घड़ा बनाते हैं उसे यहाँ पर सिखाया जा रहा है। बच्चों को यहाँ पर जो परंपरागत जो तौर तरीके हैं उससे सिखाया जा रहा है ताकि ये अपने परंपरागत चीज़ों को जान सके, उसे बनाना भी सीख रहे हैं। देख सकते हैं बच्चों को कितना मस्ती यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ बच्चों से हम सीधे बात करेंगे। समर कैंप पे हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाए, खूब खेले और हम लोग खूब मस्ती किए। मेरे को समर कैंप बहुत पसंद आया और मैं चाहती हूँ कि फिर से ये है हुए और मैंने आर्चरी भी किया। वहाँ पे हम लोग आर्चरी सीखे, घुड़सवारी सीखे, मिट्टी के प्लेट, घड़े ये सब बनाना सीखे और भी बहुत कुछ सीखे। यहाँ पे कैसा लगेगा? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत कुछ सीखा, मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, घोड़ा गाड़ी सीखा, फिर कपड़े बनाना सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने 6 दिनों में। उनका उद्देश्य ये था ना कि बच्चे सिर्फ चीज़ों को बुक से ना सीखे, बुकिश लैंग्वेज में ना सीखे, बच्चे चीज़ों को खुद से होते हुए देखें। जैसे हमारे बच्चों ने मिट्टी के, अभी तक कुम्हार को दूर से देखा था, पर अब मिट्टी के बर्तन को न सिर्फ बनाते हुए देखा बल्कि साथ में बनाने में हिस्सा भी लिया। बच्चों ने घुड़सवारी की, आर्चरी जो हमारी प्राचीन कलाएं हैं जो लुप्त होती जा रही, बहुत कम बच्चे आज तक इस चीज़ को अनुभव किए होंगे। जैसा कि NEP में भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट अब सारा आने वाला है कि बच्चों को परंपरागत स्किल्स आने चाहिए, तो बच्चों ने आर्चरी की, बच्चों ने धनुष चलाना सीखा और बहुत सारी कलाएं, मिट्टी के बर्तन बनाना, पेंटिंग करना, फोक डांस बच्चों ने सीखा। तो इस समर कैंप के माध्यम से हमारे बच्चों ने परंपरागत कलाओं को सीखा जो कि उन्हें आगे चल के NEP में भी बहुत काम आ जाए। सुना यहाँ पर खासकर जो कुम्हार यहाँ पर बर्तन बना रहे हैं, बर्तन बनने की कला सीख रहे हैं, जिसमें घड़ा और दूसरी चीज मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उससे इन्होंने सीखा है, आर्चरी सीखी है। बात करते हैं पानी की किल्लत की। हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड के धर्मपुर पंचायत के आदिवासी टोले में धरातल की सच्चाई ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। बता दें कि आदिवासी टोला हरदिया के लोग बुनियादी चीज के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। यहाँ के लोगों को न पीने के लिए शुद्ध पानी है और न आने जाने के लिए सड़क की सुविधा। 300 आबादी वाले इस गांव के लोग गंदा और प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं और पेयजल विभाग और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दिया गांव में 2 टोला है, एक टोला में पानी चल रहा है, एक टोला में पानी मैंने खत्म हो गया है। उसका मुसीबत चलती में चापाकल भी नहीं है, चापाकल है तो लेकिन उनको खत्म हो गया, उसको बनाना भी जरूरी है। और टंकी जो बैठाया है से हो भी मैंने कुछ नहीं है। अगली खबर गढ़वा से है जहां जिले के किसानों की मुश्किलें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। किसान कड़ी मेहनत से सब्जियों और फलों की खेती करते हैं लेकिन उचित दाम नहीं मिलने की वजह से उन्हें निराशा हाथ लग रही है। बता दें कि छतरपुर गांव के किसान प्रभु मेहता ने 5 एकड़ जमीन लीज पर लेकर खेती की ताकि सब्जियां और फल उगाकर अच्छी कमाई कर सके, लेकिन इस साल बाजार में सब्जियों की कीमत बहुत कम हो गई है जिससे खेत में लगी सब्जी सड़ने लगी है। किसानों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो रहा है।
खेती तो हम वैज्ञानिक विधि द्वारा करते हैं। जमीन अपना है क्या? ये जमीन लीज पे है सर। क्या भाव देते हैं आप? क्या भाव देते हैं आप जमीन का 500 रुपये कट्ठा के हिसाब से देते हैं। 1,08,000 देते हैं साल का। देखा गया कि बहुत सारा आपका जो फसल है वो खेत में ही रहा। हाँ, खेत में तो रह गया। उसका कारण है कि भाव नहीं है बाजार में, तोड़ाई भी नहीं मिल रहा है, ढुआई भी नहीं मिल रहा है, तो खेते में है। खबर गुमला से, जहां बिशुनपुर प्रखंड के कोयनार टोली में खेत के 30 फीट गहरे कुएं में 2 भालू गिर गए। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर फॉरेस्टर शेखर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कुआं में फंसे गिरे भालुओं को निकालने के लिए कुआं से पानी खाली कर लिया गया, लेकिन भालू के थके होने की वजह से पहले उन्हें खाना खिलाया जाएगा, उसके बाद उनका रेस्क्यू करके सुरक्षित वन में छोड़ दिया जाएगा। उपरांत हम लोगों ने सबसे पहले तो 2 मोटर की सहायता से पूरे कुआं को खाली कराया, जिससे उन लोगों की जान बच गई, डूबने का खतरा नहीं था। क्योंकि अभी महुआ का सीजन है, अभी सारे ग्रामीण गांव में फैले हुए हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने अभी रेस्क्यू का ये काम को कुछ देर के लिए डाल दिया है। और भालू भी काफ़ी थके हुए हैं, उन लोगों को खाने पीने देने की कोशिश की जा रही है, उनको खिलाने की व्यवस्था की गई है। जैसे वो लोग खा पी करके रिफ्रेश हो जाते हैं, तो शाम होते ही हम लोग रेस्क्यू का काम दोबारा शुरू करेंगे। गुमला में हिंदू नववर्ष को लेकर जिले में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर +2 उच्च विद्यालय की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान भारतीय संस्कृति पर आधारित झांकियों का प्रदर्शन किया गया और छात्र छात्राओं ने राष्ट्रभक्ति के नारे लगाए।